हेलो दोस्तों, करेंट अफेयर्स एजुकेशन नो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे करेंट अफेयर्स दिनांक 28 नवंबर 2025 का करेंट अफेयर और इसमें दिनांक 29 नवंबर 2025 का भी करेंट अफेयर शामिल रहेगा, जिसको हम दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला इसरो नासा NISAR उपग्रह ने विज्ञान संचालन शुरू किया। अब इसको पॉइंट जरा समझते हैं। NISAR निसार, ठीक है, मतलब इसको क्या कहते हैं? नासा इसरो साइंथेटिक अपर्चर रडार, यानी कि निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो साइंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, इस क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिशन ने सफलतापूर्वक अपना 12 मीटर का एंटीना परावर्तक तैनात किया। क्लियर। इसको अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, इस तैनात के साथ ही NISAR ने औपचारिक रूप से अपना विज्ञान संचालन शुरू कर दिया है। ठीक है, NISAR ने, ठीक है, औपचारिक रूप से अपना विज्ञान संचालन शुरू कर दिया है। अगला पॉइंट है, यह उपग्रह पृथ्वी की सतह और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को मापने के लिए एक उन्नत इमेजिंग उपग्रह है, यानी कि पृथ्वी की सतह और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को मापने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसे विशेष रूप से पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, बर्फ, द्रव्यमान और भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि जो इसका मेन कार्य वो किसके लिए डिजाइन किया गया है? पारिस्थितिक तंत्र, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, बर्फ, द्रव्यमान, ठीक है, और भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, इसके लिए डिजाइन किया गया है। अगला पॉइंट है, इस मिशन को संयुक्त रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम ESRO, मतलब ESRO यानी कि इसरो, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में। ठीक है, और अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NASA, ठीक है, ने विकसित किया है। किसने? इसरो ने और NASA ने। ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, NISAR दुनिया का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग उपग्रह है, जिसकी लागत 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, यानी कि जो NISAR मतलब सबसे पहला इमेजिंग उपग्रह है जिसकी लागत 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। मतलब जो पहली बार जो अमेरिकी डॉलर है, मतलब 1.5 बिलियन डॉलर, ठीक है, अमेरिकी डॉलर, उससे कई गुना अधिक है। क्या चीज? NISAR। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, यह उपग्रह दोहरे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, L बैंड RS बैंड, ठीक है, L बैंड RS बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग करता है। और इसका आखिरी पॉइंट है, डेटा का उपयोग आपदा प्रबंधन, कृषि निगरानी और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किया जाएगा। डेटा का उपयोग, मतलब इसका जो डेटा का उपयोग है वो किसके लिए? आपदा प्रबंधन के लिए, कृषि निगरानी के लिए और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला विवेक चतुर्वेदी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त। ठीक है, कौन? विवेक चतुर्वेदी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त। ठीक है, अब इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं। पॉइंट दिया हुआ नीचे। पॉइंट है, वरिष्ठ IRS अधिकारी विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्लियर है। विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CBIC, ठीक है, का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
और विवेक चतुर्वेदी कौन है? वरिष्ठ IRS अधिकारी है, ठीक है, विवेक चतुर्वेदी। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं, उनकी नियुक्ति निवर्तमान अध्यक्ष के स्थान पर हुई है। क्लियर? अगला पॉइंट है CBIC वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, मतलब CBIC है वो भी वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, ठीक है, वित्त मंत्रालय के तहत, ठीक है। फिर इसका अगला पॉइंट है CBIC अप्रत्यक्ष करों जैसे GST हो गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया और सीमा शुल्क हो गया और सेवा कर हो गया, सेवा टैक्स जिसको बोलते हैं सर्विस टैक्स, ठीक है, के संग्रह के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। क्या चीज? CBIC, ठीक है। अप्रत्यक्ष करों कहते हैं GST को बोलते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क इसको बोलते हैं, सीमा शुल्क को बोलते हैं और सेवा कर जिसको सर्विस टैक्स बोलते हैं, इसके संग्रह के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है CBIC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि CBIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसको देख लेना दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि CBIC का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो नई दिल्ली में है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है चतुर्वेदी का प्रमुख उद्देश्य देश में कर संग्रह प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और व्यापार सुगमता को बढ़ाना होगा, ठीक है। और इसका आखिरी पॉइंट है CBIC का गठन 1885 में नमक राजस्व प्रशासन के लिए किया गया था, यानी कि जो CBIC का गठन वो कब किया गया था? 1885 में। किसके लिए? नमक राजस्व प्रशासन के लिए, ठीक है, इसके लिए किया गया था। और इसे केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत वैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। मतलब जो CBIC है उसका गठन हुआ 1885 में, नमक राजस्व प्रशासन के लिए किया गया था इसका गठन, ठीक है। और इसे केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963, ठीक है, उसके तहत वैधानिक दर्जा मिला है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, अगला है भारत ने श्रीलंका को चक्रवात सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया। भारत ने श्रीलंका को, ठीक है, चक्रवात सहायता के लिए, मतलब जो श्रीलंका में जो चक्रवात जो तूफान चलता है उसकी सहायता के लिए क्या चीज? ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है, ठीक है, भारत ने, ठीक है, श्रीलंका के लिए। तो इसको पॉइंट समझते हैं दोस्तों। पॉइंट यह हुआ है, भारत ने चक्रवात दितवा, ठीक है, साइक्लोन दितवा से प्रभावित श्रीलंका को आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया, ठीक है, भारत के द्वारा। ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है, आपातकालीन सहायता के लिए श्रीलंका को, ठीक है, श्रीलंका की आपातकालीन सहायता के लिए। फिर अगला पॉइंट है चक्रवात दितवा के कारण श्रीलंका में भारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ जिससे कई प्रांत प्रभावित हुए, यानी कि जो दितवा हुआ, मतलब चक्रवात दितवा हुआ उसकी वजह से क्या श्रीलंका में भारी बाढ़ भी आया और भूस्खलन भी हुआ, और इसकी वजह से कई प्रांत जो है, मतलब उनके जो राज्य है वो बहुत प्रभावित हुए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, इस ऑपरेशन के तहत भारत ने राहत सामग्री, चिकित्सा दल और आवश्यक उपकरण श्रीलंका भेजे हैं। किसके लिए? इस ऑपरेशन के तहत, मतलब जो इस ऑपरेशन चला गया है उसके तहत, ठीक है। भारत ने राहत सामग्री, ठीक है, राहत सामग्री हो गया, चिकित्सा दल हो गया, ठीक है, चिकित्सा दल मतलब उनकी चिकित्सकीय मतलब उनके इलाज के लिए, ठीक है, और आवश्यक उपकरण, ठीक है, आवश्यक उपकरण जैसे कि कोई मतलब कुछ मशीनें हो गए या फिर ऐसे कोई गैजेट हो गया जो मदद कर सके, तो ये सब चीज भेज गए श्रीलंका, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, यह ऑपरेशन भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है SAGAR, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, SAGAR का फुल फॉर्म क्या होता है इस ऑपरेशन के तहत, ठीक है।
नेबरहुड का, ठीक है। और नीति के अनुरूप है, मतलब जो सागर जो ऑपरेशन चलाया गया था नेबरहुड फर्स्ट और सागर की तहत, वो इस नीति के अनुरूप है, ठीक है दोस्तों। ये कहा गया है। अगला पॉइंट है भारतीय नौसेना वायुसेना ने इस मानवीय सहायता और आपदा राहत, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है HADAR, ठीक है, मिशन में सक्रिय रूप से भाग लिया, ठीक है। अगला पॉइंट है यह ऑपरेशन भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग को दर्शाता है, यानी कि जो ऑपरेशन चलाया गया है वो भारत और श्रीलंका के बीच जो द्विपक्षीय जो है वो उनके संबंधों को और मजबूत करने को लिए दर्शाया गया है और क्षेत्रीय सहयोग के लिए भी दर्शाया गया है, ठीक है। फिर इसका अगला पॉइंट है भारत द्वारा भेजी गई सहायता में खाद्य सामग्री हो गया, पीने का पानी हो गया और आपातकालीन दवाएं हो गया, ठीक है। वो उस चीज शामिल थे इसमें, मतलब मैंने को पहले बता दिया था, ठीक है। और इसका आखिरी पॉइंट है सागर बंधु मिशन अन्य देशों में संकट के समय भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। मतलब सागर बंधु है जो इस मिशन है वो अन्य देशों में संकट के समय भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, यानी कि भारत की जो प्रतिबद्धता है उसको मजबूत करने का एक माध्यम है, ठीक है। मतलब तो समझ सकते हो आप। फिर अगला है यूपी ने PM सूर्य घर योजना के तहत 1 गीगावाट आवासीय सौर क्षमता पार की, ठीक है। अब इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं, ठीक है। नीचे दिया हुआ है पॉइंट। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, मतलब किसके, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 गीगावाट आवासीय रूफटॉप और क्षमता स्थापित करने का महत्व लक्ष्य पार किया है, ठीक है। महत्वपूर्ण लक्ष्य पार किया है, ये तो आप समझ सकते हो दोस्तों। फिर अगला पॉइंट है इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र हो गए के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है, ठीक है। क्लियर है? कौन कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है PM सूर्य घर योजना का उद्देश्य देश भर में 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, यानी कि जो PM सूर्य घर योजना है जो उनका उद्देश्य है वो देश भर में 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, ये उनका उद्देश्य है, ये इसे बोला गया है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं यह योजना 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के साथ साथ सौर पैनलों की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, यानी कि जो यह योजना है वो 300 यूनिट तक, मतलब 300 यूनिट तक की जो बिजली होती है वो उनके साथ साथ सौर पैनलों की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। मतलब वो मुफ्त में बिजली तो दी गई, साथ में उनके सौर पैनलों की स्थापना के लिए भी सब्सिडी प्रदान करेगी, ऐसा कहा गया है इस योजना के तहत, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ यह पहल नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जो इसका पहल है, यानी कि इसका जो मतलब मेन चीज है वो क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए, ठीक है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में इस योजना से हजारों घरों को लाभ हुआ है, ऐसा कहा गया है, हजारों घरों को लाभ हुआ है जिससे उनकी बिजली के बिलों में काफी कमी आई है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दिया हुआ है यह उपलब्धि 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य, जिसको बोलते हैं नेट जीरो एमिशन टारगेट, ठीक है। शून्य शुद्ध उत्सर्जन लक्ष्य, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेट जीरो एमिशन टारगेट, ठीक है, को प्राप्त करने की दिशा में एक
बड़ा कदम है। ठीक है, मतलब नेट जीरो एमिशन टारगेट इसको प्राप्त करने के लिए तीसरा है, मतलब समझ जाओ कि बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, इस मतलब इनका मेन लक्ष्य ये है। ठीक है, फिर इसका आखिरी पॉइंट है, राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में कुल 3 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, मतलब 2 वर्षों में कुल कितना, 3 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता, ठीक है, स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण पेरिस यूनेस्को मुख्यालय में हुआ। कहाँ? पेरिस यूनेस्को, ठीक है, मुख्यालय में हुआ, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा का अनावरण है। ठीक है, चलिए इसको पहले जरा समझते हैं क्या क्या है इसमें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किया गया। ठीक है, ये तो हमने ऊपर में देख लिया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, यह प्रतिमा संविधान दिवस 2025 के अवसर पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा भेंट की गई। किसके द्वारा? कब? संविधान दिवस 2025 के अवसर पर। ठीक है, मतलब 2025 में संविधान दिवस के अवसर पर। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधि मंडल के द्वारा। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधि मंडल के द्वारा भेंट की गई। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक और एक महान समाज सुधारक माना जाता है। ये तो आपको पता है दोस्तों, क्योंकि मतलब जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, वो अलग अलग देशों के जो संविधान है, ठीक है, वहाँ के जो नियम है, उनको हमारे देश में लाने के लिए एक संविधान के रूप में दर्ज है। तो जो संविधान बनाने वाले, मतलब संविधान का जो जनक है, किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहा जाता है। ठीक है, और एक महान समाज सुधारक भी है, और उनके इस तरीके की वजह से इस जो संविधान बनाया गया है, उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा समाज सुधारक है दोस्तों, क्योंकि इनके अलावा संविधान लिखने के अलावा बहुत कुछ किया है इन्होंने। जाति पाति को मतलब खत्म करना, साथ में और बाल विवाह को खत्म करना, कोई भी लड़कियां, जैसे कि लड़की, किसी की लड़की पैदा होती है तो उसको ज्यादा देना, तो उसको खत्म करना, मतलब ऐसे बहुत सी चीजें हुई है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया है। ठीक है, मतलब इनके खिलाफ आवाज उठाया और बहुत हद तक कम किया है, इस वजह से इनको महान समाज सुधारक भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो संविधान, भारतीय संविधान के जनक तो है ही, लेकिन महान एक महान समाज सुधारक भी है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है, यह प्रतिमा यूनेस्को में स्थापित होने वाली उनकी पहली प्रतिमा है जो विश्व मंच पर उनके योगदान को दर्शाती है। यानी कि ये जो प्रतिमा है यूनेस्को में स्थापित होने वाली उनकी पहली प्रतिमा है। ठीक है, जो विश्व मंच पर उनके योगदान को दर्शाती है। ठीक है, मतलब यूनेस्को के में स्थापित पहली बार है। ठीक है, ये जो मूर्ति हुआ प्रतिमा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, ठीक है, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में है। ठीक है, क्लियर है? इनको थोड़ा से नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, यह कदम अम्बेडकर के मूल्यों जैसे समानता हो गया, न्याय हो गया और शिक्षा हो गया, उसके प्रति वैश्विक सम्मान को मजबूत करना है। किसके किसके लिए? समानता हो गया, न्याय हो गया। समानता यानी कि समानता का अधिकार के तहत हो गया, इस वजह से संविधान में लिखा हुआ समानता का अधिकार। ठीक है, न्याय हो गया, न्यायपालिका के अंतर्गत। ठीक है, और शिक्षा भी हो गया, मतलब सभी को शिक्षा मिलना जरूरी है, न्याय सभी के साथ होना चाहिए, और सबके साथ समानता का व्यवहार रखना चाहिए, कि जो जात पात जो बताया था ऊपर में वो, ठीक है, समानता, ठीक है, उसको मजबूत करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच जो सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग है,
उसको बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका आखिरी पॉइंट है, डॉक्टर अम्बेडकर भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। ठीक है, जो बाबा साहब हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, वो भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री मतलब थे। ठीक है, चलिए अगला अगला देखते हैं। अगला है उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव। ठीक है, सिंदारोव FIDE विश्व कप 2025 के सबसे युवा चैंपियन। ठीक है, इसको पॉइंट द्वारा समझते दोस्तों। उज्बेकिस्तान के जो 19 वर्षीय जो ग्रैंड मास्टर है GM, ठीक है, जावोखिर सिंदारोव FIDE, ठीक है, विश्व कप 2025 के चैंपियन बने। कौन? जावोखिर सिंदारोव FIDE। ठीक है, कौन है ये? 19 वर्षीय के उज्बेकिस्तान के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर, जिसको हम GM बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंड मास्टर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में GM बोलते हैं। तो जावोखिर कौन? जावोखिर सिंदारोव FIDE विश्व कप 2025 के चैंपियन बने। ठीक है, अगला पॉइंट है FIDE विश्व कप जीतने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। यानी कि जो जावोखिर सिंदारोव है, वो विश्व कप जीतने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। यानी कि जो FIDE विश्व कप है, उसको जीतने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, सिंदारोव ने फाइनल में चीन के वेई, ठीक है, वेई देखना दोस्तों, वेई को रैपिड टाई ब्रेक में हराकर खिताब जीता। यानी कि सिंदारोव ने फाइनल में चीन के वेई, मतलब इनका नाम है, वेई को हराकर, ठीक है, रैपिड टाई ब्रेक में हराकर, यानी कि रैपिड टाई ब्रेक है, कोई जगह है, वहां हराकर वो खिताब जीता। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, यह टूर्नामेंट विश्व शतरंज चैंपियनशिप चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि जो टूर्नामेंट है, वो विश्व शतरंज चैंपियनशिप चक्र, ठीक है, का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्लियर है। अगला पॉइंट है, FIDE का अर्थ है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेक्स या विश्व शतरंज महासंघ। ठीक है, FIDE इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेक्स, और इसको अगर हम तरीका से बोले तो विश्व शतरंज महासंघ। ठीक है, हिंदी में विश्व शतरंज महासंघ और इंग्लिश में फुल फॉर्म में फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेक्स और शॉर्ट फॉर्म में FIDE। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के खेल को नियंत्रित करता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के खेल को नियंत्रित करता है। कौन? FIDE। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, इस जीत ने सिंदारोव को आगामी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में सीधे प्रवेश दिला दिया है। ठीक है, और इसका अगला पॉइंट है, जावोखिर सिंदारोव उज्बेकिस्तान के दूसरे सबसे ऊंचे रेटेड खिलाड़ी हैं। मतलब दूसरे नंबर के सबसे ऊंचे रेटेड खिलाड़ी हैं उज्बेकिस्तान। ठीक है, और इसका आखिरी पॉइंट है, यह चैंपियनशिप शतरंज खिलाड़ियों के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है। ठीक है, यह चैंपियनशिप शतरंज के खिलाड़ियों के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है IIGF 2025 को विषय है समावेशी और टिकाऊ। ठीक है, विकसित भारत के लिए इंटरनेट प्रशासन को आगे बढ़ाना। ठीक है, अब इसको पॉइंट जरा समझते दोस्तों। पॉइंट दिया हुआ है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IIGF, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ठीक है, 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। जो IIGF जिसका फुल फॉर्म होता है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का, वो कहाँ हुआ? इनका जो आयोजन हुआ कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, चलिए, और अगला पॉइंट है, इस वर्ष का जो थीम रखा गया है
वो क्या है? एडवांसिंग इंटरनेट गवर्नेंस और एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल विकसित भारत। ठीक है, अब इसको हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? समावेशी और टिकाऊ विकसित भारत के लिए इंटरनेट प्रशासन को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये इसका थीम है हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, क्लियर है? इसको देख लेना दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों को, तो याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है IIGF एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मतलब जो IIGF है वो एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा देता है। मतलब सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर क्या है? चर्चा को बढ़ावा देता है। ठीक है, इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर। ठीक है, अगला देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया हुआ है, इसका उद्देश्य भारत में इंटरनेट शासन के लिए रोड मैप तैयार करना और डिजिटल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। ठीक है, मतलब इसका जो उद्देश्य है, भारत में इंटरनेट शासन के लिए रोड मैप तैयार करना और डिजिटल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब दोनों ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, IIGF का गठन भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है UNIGF। ठीक है, UN। ठीक है, पहल के अनुरूप किया गया है। मतलब जो IIGF का गठन है वो भारत के लिए किसके मतलब किस पहल के तहत किया गया है? संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है UNIGF। इस पहल के अनुरूप किया गया है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, विकसित भारत 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का दृष्टिकोण है। यानी कि विकसित जो भारत है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का दृष्टिकोण है, ऐसा कहा गया पॉइंट में। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इस फोरम में सरकार, उद्योग, नागरिक समाज और शिक्षा जगत के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। मतलब इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं? सरकार हो गया, उद्योग हो गया, नागरिक समाज हो गया। ठीक है, नागरिक हो गया, समाज हो गया, दोनों एक ही है। और शिक्षा हो गया, इसके प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। मतलब इस प्रतिनिधि मतलब इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, और इसका आखिरी पॉइंट है, चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में डिजिटल संप्रभुता, डेटा सुरक्षा और AI का विनियमन शामिल थे। मतलब चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में किसका? डिजिटल संप्रभुता हो गया, डेटा सुरक्षा हो गया और AI का विनियमन है, वो इसका मतलब इसमें इसके अंदर शामिल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, गहरे समुद्र मिशन, जिसका नाम है समुद्रयान। ठीक है, के लिए मतलब 6000 समसिरबल में देरी। अब इसको देखते हैं पॉइंट द्वारा। ठीक है, पॉइंट में दिया हुआ है, भारत के पहले मानव युक्त सबमर्सिबल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेंड सबमर्सिबल। ठीक है, तो सबमर्सिबल। ठीक है, वाहन मत्स्य 6000 के महत्वपूर्ण परीक्षणों में देरी हुई है। मतलब जो परीक्षण हुआ है उसमें देरी हो चुकी है, मत्स्य 6000। ठीक है, ये इसका अगला पॉइंट दिया हुआ है, देरी का कारण फ्रांस से सिंथेटिक फोम क्लैडिंग की खरीद में विलंब बताया गया है, जो वाहन के लिए आवश्यक है। यानी कि जो इसका मेन जो देरी का कारण क्या बताया गया है कि फ्रांस से सिंथेटिक फोम क्लैडिंग की खरीद में विलंब बताया गया है। यानी कि जो फ्रांस से जो सिंथेटिक फोम क्लैडिंग जो होता है उसकी खरीदी में देरी हो गई है। उसकी वजह से वाहन और जो किसके लिए? वाहन के लिए आवश्यक होता है, उसकी वजह से देरी होने की वजह से इसमें देरी आई है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, मत्स्य 6000 को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है NIOT, यानी कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी
संस्थान, ठीक है, चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। और ये कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? चेन्नई में, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है NIOT, ठीक है, विकसित किया गया है, ठीक है, चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं, यह वाहन भारत के गहरे समुद्र मिशन जिसका नाम समुद्रयान है का एक प्रमुख घटक है। यानी कि जो समुद्रयान है वो किसका घटक है? एक वाहन भारत के समुद्र मिशन, ठीक है, भारत के गहरे समुद्र मिशन समुद्रयान का एक प्रमुख घटक है, ठीक है। मतलब जो वाहन है, मतलब जो देरी बताया गया है ये वाला, ठीक है, वाहन के लिए आवश्यक है किसका? फ्रांस सिंथेटिक फोम क्लैडिंग की खरीद में जो विलंब बताया गया है, मतलब जो वाहन के लिए आवश्यक है उस वही चीज इसमें बताया गया है। प्रमुख घटक है, ठीक है। जो वाहन बताया गया, ठीक है। फिर इसका अगला पॉइंट देखते हैं, इसका उद्देश्य मानवों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाकर खनिज संसाधनों की खोज करना है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? मानवों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाकर खनिज संसाधनों की खोज करना, ये इसका उद्देश्य है, सब बताया गया है, ठीक है, पॉइंट में। अगला पॉइंट है, सिंथेटिक फोम का उपयोग वाहन को गहराई पर उच्च दबाव से बचाने और उत्साह प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब सिंथेटिक फोम का उपयोग किसके लिए? वाहन को गहराई पर उच्च दबाव से बचाने और उत्साह प्रदान करने के लिए, यानी कि उच्च दबाव के लिए, मतलब इतना प्रेशर से जो प्रेशर पड़ता है, एकदम ज्यादा प्रेशर, उच्च दबाव बोलते हैं जिसको, उससे बचाने के लिए। और उछाल, मतलब जो नीचे से ऊपर की ओर जैसे उछालता है तो उसको उसको प्रदान करने, ऊपर की उछालने के लिए ये क्या कहे, प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है, किसका? सिंथेटिक फोम का उपयोग, ठीक है, वाहन को। फिर इसका अगला पॉइंट है, सबमर्सिबल का लक्ष्य 2026 के मध्य तक गहरे समुद्र में उतरना है। सबमर्सिबल मतलब सबमर्सिबल का लक्ष्य है 2026 के मध्य तक गहरे समुद्र में उतरना है, ये ऐसा कहा गया है। और इसका आखिरी पॉइंट है, समुद्रयान मिशन का मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन प्रौद्योगिकी विकसित करना है। मतलब जो इनका समुद्रयान मिशन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? गहरे समुद्र में खनन प्रौद्योगिकी विकसित करना है, समुद्र में खनन प्रौद्योगिकी विकसित करना। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो मेरे वीडियो से आपको मदद मिल सकती है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अगर वो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको भी मदद मिल सके। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर दूँ ताकि आप तक वो मेरे जितने भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके, सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ वो पॉइंट द्वारा, इसलिए क्योंकि इसको रिसर्च करने में बहुत टाइम लग जाता है, पूछताछ करने में तो टाइम बहुत चला जाता है, तो इसको मैं आपको पॉइंट द्वारा समझाता हूँ। क्योंकि पॉइंट द्वारा अगर नहीं समझाऊंगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब जो हम लोग कवर करना रहेगा वो चीज नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है। और बात बहुत लंबा हो जाएगा इसमें, मतलब एक मतलब जो हम लोग हेडिंग बता रहा हूँ उसको एक पूरा घंटा लग जाएगा फिर भी खत्म नहीं हो पाएगा, ऐसा रहता है। तो मैं जो इसका मेन चीज रहता है उसको मैं छांट का पॉइंट द्वारा बनाकर आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो मेरी मेहनत को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। मतलब आप आसानी से उसको देख सके, कभी भी देख सके, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है
भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए ऑन्कोमार्क का एआई टूल विकसित किया। मतलब भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या चीज के लिए, कैंसर को डिकोड करने के लिए, ठीक है। मतलब जो भारतीय वैज्ञानिक है वो कैंसर को डिकोड करने के लिए किस टूल का आविष्कार किया है, मतलब किस टूल का विकसित किया है, ऑन्कोमार्क, ठीक है। एआई टूल है, मतलब एआई टूल है वो ऑन्कोमार्क नाम का है, ठीक है, उसको विकसित किया। अब देखते हैं इसको पॉइंट में कि क्या कहा गया पॉइंट पे कहा गया, भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर की पहचान और वर्गीकरण को डिकोड करने के लिए ऑन्कोमार्क नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, जिसे एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, उपकरण विकसित किया है, ठीक है। मतलब जो भारतीय वैज्ञानिक हैं कैंसर की पहचान और वर्गीकरण को डिकोड करने के लिए, यानी कि कैंसर की पहचान के लिए और उसके वर्गीकरण के लिए ऑन्कोमार्क नामक एक कृत्रिम, मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब एक बनाया गया, ठीक है, उपकरण विकसित किया गया, ऐसा कहा गया। अगला पॉइंट देखते हैं, इस टूल का उपयोग विभिन्न प्रकार के कैंसर के आनुवांशिक मार्करों को सटीक विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा। यानी कि इस टूल का उपयोग किसके लिए, विभिन्न प्रकार के कैंसर के लिए, ठीक है, आनुवांशिक मार्करों को सटीक विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा, ऐसा कहा गया। अगला पॉइंट है, ऑन्कोमार्क आधारित मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है जो कैंसर के पैटर्न को तेजी से पहचानता है। यानी कि जो ऑन्कोमार्क है वो एआई आधारित मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है, यानी कि एआई आधारित मतलब एआई बेस्ड है, ठीक है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उसके ऊपर बेस्ड है, तो उसका उपयोग करता है वो, ताकि वो जो कैंसर है उसके पैटर्न को तेजी से पहचान सके, ठीक है, जो ऑन्कोमार्क, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, यह व्यक्तिगत चिकित्सा और उपचार की रणनीति तैयार करने में डॉक्टरों की सहायता करेगा। यानी कि जो यह व्यक्तिगत चिकित्सा और उपचार की रणनीति है उसकी तैयार करने के में जो रणनीति जो तैयार करने में डॉक्टरों की सहायता करेगा, ऐसा कहा गया है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, यह शोध को CSIR या किसी प्रमुख भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। यानी कि जो यह शोध को CSIR या किसी प्रमुख भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, क्लियर है। फिर अगला पॉइंट है, ऑन्कोमार्क की सटीकता पर पारंपरिक नैदानिक तरीकों की तुलना में काफी अधिक बताई गई है। यानी कि जो ऑन्कोमार्क का जो उसकी जो सटीकता है वो पारंपरिक नैदानिक तरीकों की तुलना में काफी अधिक बताई गई है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। मतलब बहुत ही तेज है, ठीक, जो ऑन्कोमार्क जो उसकी जो सटीकता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, यह उपकरण कैंसर के निदान में लगने वाले समय को कम करने और प्रारंभिक हस्तक्षेप में सुधार करने का लक्ष्य रखता है। यानी कि जो यह उपकरण है कैंसर के निदान में लगने वाले समय को कम करेगा, ऐसा मतलब जो कैंसर के निदान में जो समय मतलब ज्यादा लगता है तो उसको कम करेगा, ये कहा गया है। और प्रारंभिक हस्तक्षेप में सुधार करने का भी लक्ष्य रखता है, ये भी कहा गया, ठीक है। मतलब दोनों के लिए भी ये मतलब अच्छा काम कर सकता है, ये कहा गया है, ठीक है। फिर अगला इसका आखिरी पॉइंट है, यह भारतीय हेल्थ केयर सेक्टर में स्वदेशी एआई आधारित नवाचार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यानी कि यह भारतीय हेल्थ केयर सेक्टर में स्वदेशी एआई आधारित नवाचार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। मतलब एक स्वदेशी एआई है, उस पर ये बेस है, ये ऐसा कहा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ऐसा कहा गया है। मतलब भारतीय हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है, क्योंकि भारतीयों के द्वारा ये किया गया है, तो ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, सरकार ने दुर्लभ पृथ्वी धातुओं पर 7,280 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया। जो सरकार ने दुर्लभ पृथ्वी धातुओं पर, ठीक है, मतलब जो पृथ्वी पर जो दुर्लभ धातुएं होती है, कितना करोड़ रुपए,
7,280 करोड़ रुपए का, ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, मतलब 7,200 करोड़ रुपए इसमें लगा दिए हैं, ठीक है, मतलब इसमें लगेगा, मतलब इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। मतलब पृथ्वी में जितने भी जो दुर्लभ जो धातुएं हैं उसको निकालने के लिए, मतलब उसको खोजने के लिए, ठीक है। फिर इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं। भारत सरकार ने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, जिसको इसको बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है रिस, ठीक है, के खनन और प्रसंस्करण के लिए, ठीक है, मतलब मैं बता रहा ना कि खोज के लिए मतलब खनन होगा ही होगा, ठीक है, खनन होगा तभी तो खोज होगा ना, और प्रसंस्करण के लिए, उसको दिखाने के लिए भी, ठीक है। 7,280 करोड़ रुपए की लागत वाली एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी, यानी कि उसको काम में लाने के लिए भी और उसके खनन के लिए भी 7,280 करोड़ रुपए की लागत का एक बहुत बड़ी परियोजना की मंजूरी दी है भारत सरकार ने, ठीक है। दुर्लभ मतलब पृथ्वी की जितने भी दुर्लभ धातु है, जो तत्व है, धातु है, उसको उसके खनन के लिए, ठीक है, उसमें 7,280 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, उसको मंजूरी दे दी गई सर भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है, इस परियोजना का उद्देश्य चीन पर भारत की निर्भरता को कम करना और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है, यानी कि जो परियोजना चलाया जा रहा है, इसका उसका उद्देश्य क्या है, चीन पर, ठीक है, मतलब जो भारत चीन पर निर्भर रहता है उसको कम करना है, ठीक है, और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है, ये कहा गया है, ठीक। इसका अगला पॉइंट है, दुर्लभ पृथ्वी तत्व 17 धात्विक तत्व है जो उच्च तकनीकी उत्पादों जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पवन टरबाइन हो गया, ठीक है, के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जो 17 धात्विक तत्व हैं, ठीक है, जो दुर्लभ पृथ्वी की जो 17 धात्विक तत्व हैं, मतलब दुर्लभ तत्व हैं बोले जाते हैं पृथ्वी के, वो किसके लिए, उच्च तकनीकी उत्पाद, ठीक है, जो जिसमें क्या क्या शामिल है, इलेक्ट्रिक वाहन हो गए, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक कार हो गया, इलेक्ट्रिक बाइक हो गया, इलेक्ट्रिक स्कूटी हो गए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक के तरीके से जितने भी गाड़ियां चलती है इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक वाहन जितने भी शामिल है इसमें वो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, लाइट वगैरह दुनिया भर में इसमें काम आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए गैजेट्स होते हैं उसमें काम आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और पवन टरबाइन तो आपको पता ही है, ठीक है, घूमता रहता है उसमें पवन, जिसको पवन चक्की मतलब पवन वो अलग होता है, उसके लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रणनीतिक खनिजों के विकास पर केंद्रित है, यानी कि जो इस परियोजना का वो इसके तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ठीक है, रणनीतिक खनिजों के विकास पर केंद्रित है, यानी कि जो रणनीतिक है खनिजों के विकास पर, रणनीतिक खनिजों के विकास पर केंद्रित है, ठीक है, जो परियोजना चलाया जा रहा है उस, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, इस प्रोजेक्ट के तहत प्रमुख खनिज स्थलों की पहचान की गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश राज्य हो गया, उड़ीसा राज्य हो गया, केरल राज्य हो गया, ठीक है, मतलब जो स्थल बताया गया है खनन के लिए, जो खनन के लिए स्थल बताया गया है, कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश राज्य हो गया, उड़ीसा राज्य हो गया और केरल राज्य हो गया, यहाँ पर मतलब बताया गया है कि ये यहाँ होगा, ठीक है, और यहाँ के लिए खनन तैयार कर दिया गया, ठीक है, मतलब जो मतलब इसको छाड़ दिया गया, इसको पहचान कर दिया गया, मतलब इसको मार्क कर दिया गया, मतलब इस यहाँ पास होना, यहाँ मतलब इस एरिया में, मतलब आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और केरल में खनन होगा ही होगा, मतलब ये मतलब इसको चुन लिया गया खनन के लिए, सीधी समझे, मतलब ये सीधी सी बात, इसको चुन लिया गया खनन के लिए, ठीक है।
क्लियर। चलिए अगला अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IREL। मैं भी बीच में शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म इसलिए बताता हूँ दोस्तों, ताकि अगर कोई आपके कंपटीशन एग्जाम में अगर कोई शॉर्ट फॉर्म पूछ दे या लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म पूछ दे तो आप डाउट मतलब आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इस वजह से आपको दोनों बताता हूँ, शॉर्ट फॉर्म भी बताता हूँ, लॉन्ग फॉर्म भी बताता हूँ, ठीक है, ताकि आप दोनों को याद रख सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IREL, और निजी कंपनियों की भागीदारी से इसे कार्यान्वित किया जाएगा। मतलब IREL और निजी कंपनियों की भागीदारी से इसको कार्यान्वित, इसको मतलब इसके मतलब इसको कार्यान्वित किया जाएगा, मतलब प्रोसेस किया जाएगा इसको, ठीक है, मतलब खनन कार्यक्रम किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। किसके द्वारा? IREL और निजी कंपनियों की भागीदारी, मतलब इन दोनों की मिल भगत के साथ, ठीक, मतलब इनके साथ, मतलब इनकी मदद होगी, मेन भागीदारी इन्हीं की रहेगी, ठीक है, ऐसा कहा गया है। इस अगला पॉइंट देखते हैं। इसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक REE उत्पादन, ठीक है, REE उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। यानी कि जो इसका लक्ष्य है वो क्या कहा गया है, 2030 तक जो वैश्विक REE उत्पादन है उसमें भारत की हिस्सेदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है, ये कहा गया है, ठीक है। मतलब भारत की जो हिस्सेदारी को महत्वपूर्ण है उसको बढ़ाना है 2030 तक, ठीक है, ये कहा गया है। इसका आखिरी पॉइंट है, यह कदम देश की आर्थिक और तकनीकी संप्रभुता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि यह कदम है मतलब जो यह कदम मतलब यह जो कदम है देश की आर्थिक और तकनीकी संप्रभुता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा आखिरी पॉइंट के द्वारा कहा गया है। क्लियर। चलिए अब अगला दिनांक को देखते हैं। करंट अफेयर दिनांक 29 नवंबर 2025, ठीक है, इसका करंट अफेयर अब कवर करेंगे, ठीक है। अब तक हम लोग कर रहे थे किसका? 28 नवंबर 2025 का, ठीक है। अब हम कवर करेंगे 29 नवंबर 2025 का करंट अफेयर, ठीक है। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। पहले गुजरात का अहमदाबाद शहर 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, ठीक है। अब इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं। गुजरात के शहर अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है। यानी कि जो गुजरात की जो शहर है, ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है, उसको 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए 2030, ठीक है, ठीक, क्लियर है। अगला पॉइंट है, यह दूसरी बार होगा जब भारत राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। यानी कि ये दूसरी बार है भारत के द्वारा भारत राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है, ठीक है, ये दूसरी बार है। इससे पहले नई दिल्ली ने 2010 में इसकी मेजबानी की थी। मतलब इसके पहले कब की? 2010 में इसकी मेजबानी की थी नई दिल्ली, ठीक है। अभी कौन कर रहा है? गुजरात के अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव में मुख्य आयोजनों की तैयारी की जा रही है। मतलब अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो स्पोर्ट्स एनक्लेव में मुख्य आयोजनों की तैयारी की जा रही है, ठीक है। मतलब अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, ठीक है, वहाँ मुख्य आयोजनों की तैयारी की जा रही है। मतलब जो आयोजन रखा गया है, ठीक है, उसकी तैयारी की जा रही है अहमदाबाद, ठीक है, ये जगह याद रख लेना। और कहाँ? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, ठीक है, यहाँ पर इसकी जो मुख्य आयोजन है उसकी तैयारी कर रही है, ठीक है, मतलब यही होना है। अगला पॉइंट है, इस आयोजन से गुजरात में से खेल बुनियादी ढांचे और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यानी कि
जो आयोजन है वो गुजरात में हो। खेल बुनियादी ढांचे, ठीक है, और पर्यटन को बढ़ावा देने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। तब जो राष्ट्रमंडल खेल है वो हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। इसका अगला पॉइंट है 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया द्वारा की जानी थी, जिसके बाद वैकल्पिक स्थानों की तलाश की गई। ठीक है, क्लियर है। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भारत की मेजबानी को राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने मंजूरी दे दी है। भारत की जो मेजबानी है उसको राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, और इसका आखिरी पॉइंट है अहमदाबाद की मेजबानी है। अहमदाबाद को छोटा लिखा हुआ है वो है। ठीक है, तो अहमदाबाद की जो मेजबानी देश की खेल शक्ति और वैश्विक मंच पर इसकी बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाती है। यानी कि जो अहमदाबाद की जो मेजबानी है वो देश की खेल शक्ति और वैश्विक मंच पर इसकी बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है, ये ऐसा कहा गया। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अगला है एशिया पावर इंडेक्स। ठीक है, 2025 में भारत तीसरे स्थान पर, अमेरिका प्रथम। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत तीसरे स्थान पर और अमेरिका प्रथम स्थान पर। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। पॉइंट द्वारा समझते हैं। पॉइंट पे बताया गया है कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश नामित किया गया है। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में। ठीक है, भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में, मतलब एशिया प्रशांत क्षेत्र में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश नामित किया। मतलब एशिया प्रशांत क्षेत्र है वहां तीसरा सबसे शक्तिशाली देश नामित किया गया है। फिर अगला पॉइंट है सूचकांक सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। यह जो सूचकांक है वो किसके द्वारा? सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसको याद रख लेना दोस्तों, सवाल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके पेपर एग्जाम में। ठीक है, अगला पॉइंट है सूचकांक में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम यूएसए कहते हैं, है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन। यानी कि सूचकांक पहले स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, दूसरे स्थान पर चीन है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है एशिया पावर इंडेक्स 8 अलग अलग मापदंडों पर देशों की शक्ति को मापता है। ठीक है, जिसमें आर्थिक क्षमता हो गया, सैन्य क्षमता हो गया और राजनयिक प्रभाव शामिल है। ये सब को देखता है, ये सब चीज इस सब की शक्ति को मापता है दोस्तों। ठीक है, जो एशिया पावर इंडेक्स 8 है। ठीक है, वो अलग अलग मापदंडों पर, मतलब अलग अलग मापदंड की क्या है, मतलब देश की, मतलब अलग अलग जो मापदंड है, मतलब क्या इसके, मतलब किस किस को, आर्थिक क्षमता को, सैन्य क्षमता को और राजनयिक प्रभाव। ठीक है, इसको अच्छे तरीका से देखता है, मापता है, जो भी मतलब यूं कहो तो फिर निरीक्षण कंप्लीट करके, मतलब मापदंड के आधार पर इसको चुना जाता है। ठीक है, फिर इस अगला पॉइंट है भारत की रैंकिंग में सुधार उसकी बढ़ती आर्थिक लचीलापन और मजबूत राजनयिक नेटवर्क को दर्शाता है। यानी कि जो भारत की रैंकिंग है उसमें सुधार उसकी बढ़ती आर्थिक लचीलापन और मजबूत राजनयिक नेटवर्क उसको दर्शाते हैं। ठीक है, ऐसा कहा गया पॉइंट में। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है जापान और रूस इस सूचकांक में भारत के बाद क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर है। जापान और रूस सूचकांक में भारत के बाद बताया गया है क्रमशः किसमें, चौथे और 5वें स्थान पर जापान और रूस। ठीक है, सूची में भारत के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है इंडेक्स के अनुसार भारत को अपनी पहुंच और आर्थिक संबंधों में सुधार करने की आवश्यकता है। अब ये भी बताया गया कि इंडेक्स के अनुसार क्या भारत को अपनी पहुंच यानी कि ताकत, मतलब अपनी जो आगे बढ़ने की जो कार्यशैली है उसको
बढ़ाने की आवश्यकता है। और आर्थिक संबंध मतलब अपने देश के लोगों के साथ साथ में दूसरों के देश के साथ भी आर्थिक संबंध होना जरूरी है, ये बताया गया। उसको सुधार करने की बहुत जरूरी है, यानी कि हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, ये ऐसा कहा गया। ठीक है, इंडेक्स कहा गया, इंडेक्स के द्वारा। फिर इसका आखिरी पॉइंट है, भारत को प्रमुख क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में तेजी से देखा जा रहा है। भारत को प्रमुख क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में, ठीक है, प्रमुख क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में तेजी से देखा जा रहा है, ठीक है, भारत को। फिर अगला देखते हैं, अगला है ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति की सैन्य तख्ता पलट की साजिश में 27 साल की सजा। ठीक है, अब इसको देखते हैं पॉइंट में, थोड़ा सा खतरनाक है। पॉइंट में कहा गया ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, ठीक है, को सैन्य तख्ता पलट की साजिश रचने और लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयास के लिए 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। मतलब जो ब्राजील के जो पूर्व राष्ट्रपति है, कौन, जेयर बोल्सोनारो, ठीक है, उनको सैन्य तख्ता पलट, ठीक है, की साजिश रचने और लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयास के लिए 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। ठीक है, क्लियर है। फिर अगला पॉइंट है, यह फैसला ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मतलब यह फैसला किसने, ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसने उन्हें देशद्रोह और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने का दोषी पाया। ठीक है, देशद्रोह और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। कहाँ के, ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, यह मामला 2022 के चुनाव परिणामों को पलटने के लिए बोल्सोनारो द्वारा समर्थित साजिशों से जुड़ा है। ठीक है, बोल्सोनारो द्वारा समर्थित साजिशों से जुड़ा है। 2022 के जो चुनाव है परिणाम, उसको पलटने के लिए। ठीक है, जो 2022 में जो चुनाव हुआ था, ठीक है, उसके परिणामों को पलटने के लिए बोल्सोनारो द्वारा समर्थित साजिशों से जुड़ा है, ऐसा कहा गया पॉइंट में। ठीक है, जैसे उनको सजा मिली है। फिर अगला पॉइंट है, यह घटना लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल कायम करती है। यानी कि जो यह घटना है लैटिन अमेरिका में, ठीक है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल कायम करती है। मतलब ये जो घटना हुआ है लैटिन अमेरिका में, ठीक है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल कायम करता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं, जेयर बोल्सोनारो 2019 से 2022 तक ब्राजील के राष्ट्रपति थे। मतलब जो जेयर बोल्सोनारो हैं वो ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति, वो कब से कब, 2019 से 2022 तक ब्राजील के राष्ट्रपति थे। ठीक है, फिर इसका अगला पॉइंट है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। मतलब ब्राजील है, ब्राजील क्या है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और BRICS समूह का सदस्य है। यानी कि जो ब्राजील है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और BRICS जिसको बोलते हैं ब्रिक्स, BRICS ब्रिक्स, यानी कि 5 देशों का समूह। ठीक है, उनका एक सदस्य है, इस समूह का सदस्य है। ठीक है, BRICS ब्रिक्स। अब इसको हम बता देते हैं, ब्रिक्स, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से स्पेन और B से ब्राजील। मतलब 5 देश हैं शामिल, ठीक है, ब्रिक्स के नाम से। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इस फैसले से ब्राजील की राजनीतिक स्थिरता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। मतलब इस फैसले से क्या है, ब्राजील की जो राजनीतिक स्थिरता है
उस पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, ऐसा कहा गया। और इसका आखिरी पॉइंट है, सजा के बाद बोल्सोनारो पर राजनीतिक पद धारण करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि जो हाई कोर्ट, वहाँ के जो ब्राजील के जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो क्या कह रहे थे, मतलब क्या सजेशन है कि जो जो सजा के बाद वो आएंगे तो बोल्सोनारो पर जो राजनीतिक पद है, मतलब जो उनके जो राजनीतिक पद है, जो उन्होंने 2019-2022 तक के जो ब्राजील के राष्ट्रपति का पद संभाले थे, उनको धारण करने पर भी प्रतिबंध, मतलब वो पद दोबारा धारण नहीं कर सकते, उस पद को दोबारा नहीं ले सकते, ऐसा कहा गया इस पॉइंट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, IMF ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया। ठीक है, अब इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं। पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम बोलते हैं IMF। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IMF, ठीक है, ने अपनी नवीनतम इंडिया 2025 आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट जारी की। ठीक है, फिर इसका अगला पॉइंट है, रिपोर्ट के अनुसार IMF ने वित्तीय वर्ष 2026, जिसको हम FY26 कहते हैं, ठीक है, के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम बोलते हैं GDP, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, GDP सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, IMF ने वित्तीय वर्ष 2027 FY27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया गया। जो GDP वृद्धि कितना 6.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि FY26 के लिए भारत की मुद्रास्फीति दर 2.8% और FY27 में लगभग 4.0% रहेगी। क्लियर है? मैं एक एक चीज बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, आप समझ सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है, IMF ने भारत के विदेशी मुद्रा FX, ठीक है, विदेशी मुद्रा FX भारत भंडार के प्रबंधन को कॉल लाइक अरेंजमेंट के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है। ठीक है, भंडार के प्रबंधन को कॉल लाइक अरेंजमेंट के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है। ठीक है, IMF ने भारत की विदेशी मुद्रा, ठीक है, भंडार के प्रबंधन को, ठीक है। फिर इसका अगला पॉइंट है, IMF दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने के लिए 190 देशों का संगठन है। यानी कि जो IMF दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करने के लिए, ठीक है, तो दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है उसको स्थिर करने में मदद करने के लिए, ठीक है, 190 देशों का एक संगठन है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, यह अनुमान भारत की मजबूत घरेलू मांग और सरकारी पूंजीगत व्यय में वृद्धि पर आधारित है। ठीक है, और इसका आखिरी पॉइंट है, IMF की रिपोर्ट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आर्थिक और बैंकिंग जागरूकता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि जो IMF की जो रिपोर्ट है वो किसके लिए? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आर्थिक और बैंकिंग जागरूकता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, वो एक कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये आखिरी पॉइंट में ये कहा भी गया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय सेना ने नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की मेजबानी की। यानी कि जो भारतीय सेना है वो नई दिल्ली में, ठीक है, चाणक्य रक्षा संवाद 2025 उसकी मेजबानी की। ठीक है, अब इसको देखते हैं, पॉइंट जरा समझते हैं।
पॉइंट में कहा गया भारतीय सेना ने नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा समारोह 2025 की सफलतापूर्वक मेजबानी की, यानी कि उसको जो चाणक्य रक्षा समारोह 2025 है उसकी सफलतापूर्वक मेजबानी की नई दिल्ली में भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है रणनीतिक संवाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और सहयोग पर केंद्रित था, यानी कि जो रणनीतिक संवाद है वो इंडिया पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा के लिए, स्थिरता के लिए और सहयोग पर केंद्रित था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह मतलब जो संवाद का उद्देश्य विभिन्न देशों के रक्षा विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं का एक मंच पर लाना था। ठीक है, मतलब संवाद का जो उद्देश्य है वो विभिन्न देशों के रक्षा विशेषज्ञ हो गया, शिक्षाविदों हो गया और नीति निर्माताओं हो गया, उनको एक मंच पर लाना था, ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है चर्चा में बढ़ती हुई सुरक्षा चुनौतियों, साइबर युद्ध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सैन्य उपयोग शामिल था। ठीक है, और इसका अगला पॉइंट है इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय रणनीतिकार और दार्शनिक चाणक्य के नाम पर रखा गया है। मतलब इसका जो नाम है वो प्राचीन भारतीय रणनीतिकार कौन, दार्शनिक चाणक्य, मतलब जो चाणक्य हैं उनके नाम पर रखा गया है। तब भारतीय रणनीतिकार भी थे और एक महान दार्शनिक भी थे। ठीक है, तब ये बहुत अच्छे दार्शनिक थे। ठीक है, तो उनके नाम पर रखा गया चाणक्य के नाम पर। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है यह संवाद भारत को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक कदम है। मतलब यह संवाद है भारत को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक कदम है। ठीक है, जिसका अगला पॉइंट है भारतीय सेना ने इस आयोजन के माध्यम से अपनी सैन्य कूटनीति को मजबूत किया है, यानी कि जो भारतीय सेना के द्वारा जो आयोजन किया गया था उसके माध्यम से जो अपनी जो सैन्य शक्ति है, जो सैन्य की जो कूटनीति है उसको मजबूत किया है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आखिरी पॉइंट है इसमें मित्र देशों के सेना प्रमुखों और रक्षा अटैची ने भी भाग लिया, यानी कि इसमें मित्र देशों के सेना प्रमुख, ठीक है, मित्र देशों के सेना प्रमुखों ने भी भाग लिया और रक्षा अटैची ने भी भाग लिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना, यानी कि पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार। ठीक है, भारत तो जो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक कौन सा देश बना, भारत बना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको पॉइंट और समझते हैं। यहाँ पे कहा गया पशुपालन सांख्यिकी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है, यानी कि जो पशुपालन सांख्यिकी 2025 की रिपोर्ट बना है उसके अनुसार कहा गया कि जो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना है वो कौन सा देश है, भारत देश है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में 24% से अधिक का योगदान है, यानी कि भारत का वैश्विक जो दूध उत्पादक है, ठीक है, उसमें वैश्विक दूध उत्पादन है, ठीक है, उसमें 24% से अधिक का योगदान है, मतलब 24% से अधिक है। ठीक है, उससे अधिक का योगदान है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है यह उपलब्धि मुख्य रूप से ऑपरेशन फ्लड हो गया और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के योगदान का परिणाम है। मतलब जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशन फ्लड और डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, मत्स्य वाला जो हम लोग पढ़े थे ना उसमें हम लोग ने कवर किया था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड और डॉक्टर वर्गीस, ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के योगदान का परिणाम है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में डेयरी क्षेत्र लाखों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि भारत में जो डेयरी क्षेत्र है वो लाखों ग्रामीणों परिवारों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ऐसा कहा गया है पॉइंट में। ठीक है, अगला पॉइंट है यह रिपोर्ट मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया और डेयरी मंत्रालय हो गया उसके द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा
जारी किया जाता है, ये वह जो रिपोर्ट होता है वो, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन, हम लोगों ने 26 नवंबर में जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जयंती बोलते हैं उस दिन की के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हमने इसको कवर कर लिया था। 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है, हर साल, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दूध उत्पादन में वृद्धि खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार के लिए देश के प्रयासों को दर्शाती है। मतलब जो दूध उत्पादन है उसमें वृद्धि खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार के लिए देश के प्रयासों को दर्शाती है। पोषण में सुधार, ठीक है, उसके मतलब सुधार के लिए, पोषण में सुधार के लिए देश के प्रयासों को दर्शाती है, ठीक है। वृद्धि खाद्य सुरक्षा, ठीक है, और पोषण में सुधार के लिए, ठीक है, देश के प्रयासों को दर्शाती है। और इसका आखिरी पॉइंट है भारत के शीर्ष दूध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और मध्य प्रदेश है, ये राज्य शामिल है, ठीक है, भारत के शीर्ष दूध उत्पादक राज्यों में, ठीक है। चलिए इस अगला देखते हैं। अगला है ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026 में मेजबानी भारत करेगा। मतलब जो ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026 का है, मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, ठीक है। अब इसको पानी जरा समझते हैं। भारत को 2026 में ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेजबानी करने के लिए नामित किया गया है। मतलब भारत को 2026 में ग्लोबल बिग कैट्स समिट है उसकी मेजबानी करने के लिए नामित किया गया है, किसको? भारत को, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिरण, तेंदुआ हो गया, प्यूमा हो गया, जगुआर हो गया, चीता हो गया, के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। तो जो मैंने बताया है प्रजाति, उन पर ध्यान केंद्रित करना है। ये मतलब 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजाति, मतलब बाघ 1, शेर 2, तेंदुआ 3, हिरण तेंदुआ 4, प्यूमा 5, जगुआर 6 और चीता 7, ठीक है। ये बिल्ली की प्रजातियां हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन पर इनके संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है, ये ऐसा कहा गया शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य है, ठीक है। दुनिया की, तो दुनिया मतलब जितने भी दुनिया में ये जो 7 बिल्ली की जो प्रजातियां बताई गई है इस पर ध्यान केंद्रित करना है, यह इनका उद्देश्य, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है भारत ने 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, जिसको बोलते हैं IBCA, इसका शॉर्ट फॉर्म है, का भी शुभारंभ किया था। तो भारत ने 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसका भी शुभारंभ किया था। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IBCA, ठीक है। इसका शुभारंभ किया था, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां बड़ी बिल्लियों की आबादी स्थिर या बढ़ रही है, ठीक है। मतलब भारत दुनिया के उन देशों में से एक है, मतलब जहां बड़ी बिल्लियों की आबादी स्थिर और बढ़ रही है, मतलब स्थिर भी है और बढ़ रही है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है यह मेजबानी भारत के वन्य जीव संरक्षण प्रयासों और वैश्विक नेतृत्व को दर्शाती है। मतलब जो मेजबानी है भारत के वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों और वैश्विक नेतृत्व को दर्शाती है, ठीक है, क्लियर है। फिर अगला पॉइंट है यह आयोजन वन्य जीव संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वित्त पोषण को बढ़ावा देगा, क्लियर है। मतलब ये आयोजन है वो वन्य जीव संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वित्त पोषण को बढ़ावा देगा, ये ऐसा कहा गया है ये आयोजन का, ठीक है, मतलब इस पॉइंट के द्वारा। और इसका अगला पॉइंट है शिखर सम्मेलन में संरक्षण रणनीतियों, अवैध शिकार विरोधी उपायों और आवास बहाली पर चर्चा होगी, ठीक है।
फिर इसका आखिरी पॉइंट, भारत में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि दर वृद्धि दर्ज की गई है, जो प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को दर्शाती है। यानी कि जो टाइगर की जो सफलता है, ठीक है, जो टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है, भारत में, ठीक, उस, उसकी संख्या बढ़ रही है। किसकी? टाइगर की, यानी कि बाघों की संख्या बढ़ रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है। उस तो मतलब जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट है, इस पर सफलता को दर्शाती है। मतलब जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट है टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, उसकी सफलता को दर्शाती है। मतलब भारत में जो बाघों की जो संख्या है, उसकी लगातार वृद्धि, ठीक है, मतलब बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो हाँ, मतलब जो प्रोजेक्ट है टाइगर प्रोजेक्ट, उसकी सफलता को दर्शाता है, ठीक है, भारत में बाघों का वर्णन, ठीक है, क्लियर है। फिर अगला अगला देखते हैं। अगला है न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मतलब जो न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा है, उन्होंने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, ठीक है। अब इसको देखते हैं, पढ़ने द्वारा समझते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा को भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। मतलब न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा है, उनको भारत के 52वें, ठीक है, 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर अगला पॉइंट है, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित एक समारोह में शपथ ली। मतलब जो उन्होंने शपथ कहाँ ली? मतलब भारत के जो राष्ट्रपति है, उन्होंने मतलब उनके द्वारा जो आयोजित एक समारोह है, वहां शपथ ली, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, सीजीआई का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक या अगले सीजीआई की नियुक्ति तक होता है। मतलब अगले सीजीआई तक होगा, या फिर उनकी जो उम्र है 65 वर्ष, वो उनकी मतलब उनकी जो आयु है वो 65 वर्ष तक है, उन आयु तक वो कर सकते हैं। मतलब सीजेआई का जो कार्यकाल होता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, सीजेआई की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 2 के तहत की जाती है। मतलब जो सीजीआई की नियुक्ति है, वो संविधान के अनुच्छेद किसके तहत? संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति और प्रमुख प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। फिर इनका अगला पॉइंट है, उनकी प्रमुख प्राथमिकता न्यायपालिका में लंबित मामलों का कम करना और तकनीकी नवाचारों को एकीकृत करना होगा। यानी कि जो उनकी जो प्रमुख प्राथमिकता है, वो किस? न्यायपालिका में लंबित मामलों का कम करना, ठीक है। मतलब जो न्यायपालिका में जो लंबित मामले, मतलब जो बचे हुए जो मामले हैं, उसको कम करना, यानी कि जितने भी बचे हुए जो मामले हैं उसको खत्म करके उसकी संख्या को कम करना और तकनीकी नवाचारों को एकीकृत करना होगा। ये उनकी पहली प्राथमिकता होती है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, न्यायमूर्ति शर्मा ने पहले विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, ठीक है। मतलब जो न्यायमूर्ति शर्मा जी है, उन्होंने पहले विभिन्न मतलब इनके इसके पहले उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है, ठीक है। फिर इसका अगला पॉइंट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का चयन कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर किया जाता है। मतलब जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, उसका चयन मतलब इनका जो चयन होता है वो कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर किया जाता है। मतलब कॉलेजियम प्रणाली की जो सिफारिश है, उसके आधार पर की जाती है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, अगला है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, मतलब किया हुआ है 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया गया, ठीक है। मतलब 29 नवंबर को किनके साथ? फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दिवस, ठीक है,
मतलब अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ मनाया गया है। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए अब इसको पॉइंट द्वारा और समझते हैं। हर साल 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी एट द पैलेस्टीनियन पीपल, मतलब इंग्लिश में वो मनाया जाता है। ठीक है, मतलब हिंदी में अगर कहो तो 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया जाता है शॉर्ट। ठीक है, हर साल। ठीक है, 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ, ठीक है, क्या माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA, ठीक है, द्वारा 2 दिसंबर 1977 को अपनाया गया प्रस्ताव ARES 3240B के तहत स्थापित किया गया था। मतलब जो यह दिवस है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको UNGA कहते हैं, उनके द्वारा 2 दिसंबर 1977 को अपनाए गए प्रस्ताव की मतलब क्या है, ARES/32/40B के तहत, ठीक है, स्थापित किया गया था, जो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक अगला जो पॉइंट है वो क्या, यह तारीख महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 29 नवंबर 1947 को UNGA द्वारा फिलिस्तीन के विभाजन पर प्रस्ताव रिजोल्यूशन 181 को होने की याद दिलाती है। क्लियर है। फिर अगला पॉइंट है, इस दिन का उद्देश्य फिलिस्तीनी प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन को मजबूत करना है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में और दुनिया भर में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में और दुनिया भर में जहाँ भी होते हैं उसमें इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, भारत फिलिस्तीन के स्वतंत्रता आंदोलन का एक मजबूत समर्थक रहा है। ठीक है, तो भारत के जो फिलिस्तीन के स्वतंत्रता आंदोलन का एक मजबूत समर्थक रहा है। ठीक है, मतलब भारत है वो फिलिस्तीन के स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, फिलिस्तीन के स्वतंत्रता आंदोलन का एक मजबूत समर्थक रहा है भारत देश। ठीक है, भारत देश फिलिस्तीन के स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, उसका एक मजबूत समर्थक रहा है। मतलब इनका सबसे बड़ा मजबूत समर्थक कौन था फिलिस्तीन के स्वतंत्रता आंदोलन का? भारत। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट है, यह दिन फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर जोर देता है। यानी कि यह दिन है वो फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर, जो आत्मनिर्णय मतलब खुद निर्णय लेता है, उनके आधार पर जोर देता है फिलिस्तीनी लोगों के निर्णय के। ठीक है, मतलब जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो खुद से निर्णय लेते हैं। ठीक है, उनका अधिकार उन पर जोर दिया गया है। ठीक है, जो यह दिन। फिर इसका आखिरी पॉइंट है, इस वर्ष गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच एकजुटता दिवस का महत्व बढ़ गया है। मतलब इस वर्ष 2025 में गाजा में चल रहे, ठीक है, संघर्ष के बीच एकजुटता दिवस का महत्व बढ़ गया है। फिर आज का आखिरी देखते हैं, इस वीडियो का आखिरी हेडिंग है दोस्तों, आखिरी हेडिंग है, भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता। मतलब भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में चीनी ताइपे को हराकर लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता। यानी कि जो भारतीय महिला कबड्डी की जो टीम है
उन्होंने फाइनल में चीनी ताइपे को, ठीक है, हरा कर लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता। फिर अगला पॉइंट है, फाइनल मैच एक करीबी मुकाबला था जिसमें भारत ने अपने बेहतरीन डिफेंस और रेडिंग के दम पर जीत हासिल की, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, यह जीत भारत के कबड्डी में प्रभुत्व और महिला एथलीटों के लिए बढ़ते कौशल को दर्शाती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, यह टूर्नामेंट विश्व कबड्डी महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। मतलब जो है टूर्नामेंट है वो विश्व कबड्डी महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है, टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ, इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें कई शीर्ष देशों ने भाग लिया, ठीक है। मतलब इसकी कोई जानकारी नहीं कि इसका जो मुकाबला है वो कहाँ हुआ, मतलब इसका जो टूर्नामेंट है वो कहाँ हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें कई शीर्ष देशों ने भाग लिया, ऐसा कहा गया इस पॉइंट के द्वारा। फिर अगला पॉइंट है, टीम की कप्तान ने अपनी जीत का श्रेय सख्त प्रशिक्षण और एकजुट टीम भावना को दिया है। मतलब जो टीम की जो कप्तान है वो अपनी जीत का श्रेय किनको दिया, सख्त प्रशिक्षण, मतलब एकदम सख्त तरीके से प्रशिक्षण, उनका जो मजबूती तरीके से जो प्रशिक्षण हुआ, मतलब कठोर प्रशिक्षण, और अपनी जो टीम की जो एकजुटता है उस भावना की वजह से जो जीत हासिल हुई उसको उसका श्रेय दिया, ठीक है। मतलब अपनी टीम की एकजुटता की भावना को, ठीक है, और सख्त प्रशिक्षण को वो उसका श्रेय दिया, अपनी जीत का श्रेय, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, इस विश्व कप की सफलता भारत में महिला खेलों को और अधिक बढ़ावा देगी। मतलब इस विश्व कप की सफलता भारत में महिला खेलों को और अधिक बढ़ावा देगी, ठीक है। और इसका आज का आखिरी पॉइंट है, यह कबड्डी जैसे देसी खेलों को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने में भी मदद करता है। मतलब जो कबड्डी है वह स्वदेशी खेलों को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने में भी मदद करता है, ऐसा कहा गया पॉइंट के द्वारा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो मेरे वीडियो मदद कर सकते हैं कंपटीशन एग्जाम को पूरा करने के लिए, और थोड़ी सी मदद मिल सकती है तो भी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अगर वो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको भी मदद मिल सके, ठीक है। और आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।